Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is states of matter. मैटर यानी कि बहुत जितनी भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो मैटर है. अब उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म होती हैं. टिकल योर ब्रेन टू आंसर. What is the temperature at which a liquid changes into its solid state? तो एक liquid जो होता है उसका क्या टेम्परेचर होता है जब वो अपनी फॉर्म, अपना स्टेट चेंज करके solid बन जाता है. तो ये आपकी दो स्टेट्स हैं लिक्विड की. लेट्स फाइंड आउट कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है. Around us, all things living or non-living are made up of matter. Matter is a substance which has weight and occupies the space. So, water, soil, air, iron, glass, wood, all are matter. तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, वो सब मैटर से बनी हुई हैं. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फर्नीचर तक, कंप्यूटर, जितनी भी चीजें हैं सब मैटर से बनी हुई हैं. सब में वेट है, सब जगह घेरती हैं. तो आपका वाटर, सॉइल, एयर, आयरन, ग्लास, वुड, हर एक चीज जो आप आसपास देख रहे हैं वो मैटर है. We also need to know what an object is. Yes, a limited part of matter is called an object. For example, iron is a kind of matter, but an iron rod is an object. Again, paper is matter, but a book made of paper is an object. Wood is matter, but a chair made up of wood is an object. तो अब आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना होता है तो नेचुरली आपको पता होना चाहिए पहले तो कि वो चीज़ है क्या. पता चलेगा कि वो क्या है तब आप उसके बारे में आगे की चीज़ें पता कर पाएंगे. तो आपका जो लिमिटेड पार्ट होता है किसी भी एक मैटर का उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि आयरन जो है आपका वो मैटर है. अब उससे जो चीज़ बनेगी वो आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, जैसे आयरन रॉड. पेपर आपका मैटर है, बट बहुत सारे पेपर्स मिला के आपका क्या बनाती है, एक बुक बनाती है. अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ये डिफरेंस है आपका मैटर में और ऑब्जेक्ट में. All matter can be split into tiny units that are not visible to the naked eye. These tiny units are called molecules. अब मैटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं. हर एक मैटर को आप टाइनी यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स में स्प्लिट कर सकते हैं जो कि हमें नेचुरल इस नेकेड आई से विजिबल नहीं है. उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. अब इन मैटर के टाइनी पार्टिकल्स को बोलते हैं molecules. A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of that substance. अब इस मैटर में फॉर एग्जाम्पल अगर आयन को भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट करा जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स आपकी टाइनीएस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि आपके स्प्लिट कर दिए जाते हैं. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज होंगी. For example, a salt molecule is the smallest particle of salt. Each salt molecule has the properties of salt. अब आपका जो salt होता है एक प्रॉपर एक मैटर है. इसको जब फर्दर स्प्लिट कर दिया जाएगा तो वो salt molecules होंगे. तो हर एक salt molecule में आपकी salt की प्रॉपर्टीज होंगी. States of matter. Matter is found in 3 states: solid, लिक्विड एंड गैस. तो किसी भी टाइप का मैटर आप उठा के देख लीजिए, इन्हीं 3 स्टेट्स में आपको दिखेगा. वो है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस. These are called physical states of matter. The arrangement of molecules is different in each state of matter. The molecules in matter are held together by a force of attraction called intermolecular force of attraction. तो ये जो तीनों states आपने अभी देखी हैं, इनके अंदर जो molecular attraction होता है ये अलग अलग होता है तीनों में. किसी में मॉलिक्यूल्स दूर होंगे जैसे कि लिक्विड्स में, गैस में और दूर होंगे, और सॉलिड्स में एकदम पास होंगे. तो ये जो इंटरैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. The extent of strength of the intermolecular force of attraction is different in each state of matter. अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स में इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में अलग अलग तरीके का अट्रैक्शन होता है. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड्स में किस टाइप का होता है. Solids have fixed shape and size. There is a strong intermolecular force of attraction between the molecules of a solid.
अब सॉलिड जो होता है, कोई बॉटल आप उठा लीजिए, जो बॉटल होगी या कोई भी आइस फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए जो बिल्कुल एक सॉलिड शेप में होता है, सॉलिड साइज में होता है, अब वो एकदम स्टिफ होगा, आप उसको प्रेस भी करेंगे तो वो दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर वो सॉलिड है। Due to this, the molecules are packed very close to each other. Solids may be hard, for example, stone, table, chair, etc., or they may be soft like paper, powder, cloth, etc. तो ये जो सॉलिड है आपका हार्ड भी हो सकता है, जैसे स्टोन। स्टोन जो है उसके बीच में भी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होगी बहुत ज्यादा, इसीलिए वो सॉलिड है। अब सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये कपड़ा जो है इसकी भी जो मॉलिक्यूलर फोर्स बीच में है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपको ये दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक साथ चिपके हुए हैं, तो ये आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर है। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज। तो पानी का कोई शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी का ये आपका साइज या शेप ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड और केप्ट। Unlike solids, molecules in liquids are not very closely packed as they have a less force of attraction between them. अब ये जैसे आपको दिख रहा है, पहले वाले में क्या था, आपके जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत पास पास थे, तो क्या था, सॉलिड। अब लिक्विड में क्योंकि अपना कोई शेप या साइज ही नहीं है, जिस कंटेनर में आप डालते हैं वैसा ही वो शेप ले लेता है, तो नेचुरली इसमें जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा, यहाँ पे आपको स्पेसिंग भी दिख रही होगी बीच में, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहते हैं। This result in free movement of molecules in a liquid. That is why liquids can flow easily. They have a fixed volume which can be measured also. Water, petrol, soft drink and milk are some liquids. अब क्योंकि इनके जो molecules होते हैं ये बहुत loosely packed होते हैं, तो easy movement, अगर आपको एक बंद डब्बे में बंद कर दिया जाए, छोटा सा डब्बा, तो आपकी movement restrict हो जाती है, आप किधर move नहीं कर पाते हैं, जैसे solids में होता है। अब अगर आपको बाहर निकाल के कमरा दे दिया जाए तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। सिमिलरली होता है लिक्विड के साथ, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर रहते हैं, आसानी से मूव कर पाते हैं, इसीलिए लिक्विड हमेशा इजीली आपका फ्लो करता है। तीसरा है आपका गैसेस। अब गैसेस में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज्यादा, आपको कमरे से उठाकर बाहर प्लेग्राउंड में छोड़ दिया है, तो प्लेग्राउंड में और भी ज्यादा स्पेस है, तो आप और भी ज्यादा मूव कर पाएंगे। गैसेज डू नॉट हैव एनी शेप और साइज। अब जो गैस होता है उसका शेप ही नहीं होता है, इसीलिए आपके जो घर में सिलेंडर्स होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं, गैस को खुला छोड़ देंगे तो वो हवा में चली जाएगी, कोई शेप ही नहीं होता है। द मॉलिक्यूल इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज देयर इज almost negligible force of attraction between the molecules, so they move freely in all directions and fill the entire space available to them. Unlike solids and liquids, gases cannot be seen, we can only feel them. अब आपने यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो आपको एक डब्बे में बंद करा हुआ था तो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे सॉलिड्स के जैसे। लिक्विड में थोड़ा सा बड़ा कमरा दिया, थोड़ी फ्री मूवमेंट हो गई। सॉलिड गैसेस में आपकी जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपैंडेड होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी की पूरी स्पेस ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास में लिक्विड डाल दिया जाएगा, इतना अगर वॉल्यूम होगा तो ऊपर का एरिया जो है आपका खाली रहेगा, एक सर्टेन शेप एटलीस्ट वो ले लेगा। बट अगर इतने ही बड़े कंटेनर में आपका गैस डाल दिया जाए और वो क्लोज्ड नहीं है तो वो नेचुरली बाहर की तरफ उड़ेगी, इसीलिए वो कंटेनर बंद होता है और आपकी गैस पूरे बीच में ओपनली मूव करती है। तो जितना स्पेस आप गैस को देंगे वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेगी, इसीलिए गैस लीक करती है अगर थोड़ा सा भी लीकेज आ जाता है। अब लिक्विड को आप देख सकते हैं, सॉलिड को भी आप देख सकते हैं, लेकिन गैस को आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। Know it too. Our atmosphere is also made up of different gases like nitrogen and oxygen. Oxygen and carbon dioxide are two important gases necessary for the survival of life on the earth. अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी आपकी बहुत सारी गैसेस होती हैं,
जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बहुत सारी गैसेस में से भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी दो ऐसी गैसेस हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, फाउंडेशन है। ये दोनों गैसेस तो आपको चाहिए ही सर्वाइवल के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है आपका? प्लांट्स। ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और वो पॉसिबल है इन दोनों गैसेस की वजह से। तो जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनमें से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए अर्थ पे। चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज भी करती है लिक्विड से गैस में और उसके बाद अलग अलग फॉर्मेशंस में। जैसे आपका पानी होता है, अगर आप उसको हीट अप करते हैं वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, वाटर वेपर्स। लिक्विड को फ्रीज कर देंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी आइस में, आइस को बाहर रख दीजिए, गर्मी होगी, पिघल के पानी बन जाएगा। तो फॉर्म हमेशा एक मैटर की चेंज होती रहती है। तो पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। It is the process in which a solid changes into a liquid on heating. The temperature at which the solid changes into its liquid state is called the melting point of the solid. तो मेल्टिंग आपकी कब होती है? जब किसी भी एक सॉलिड चीज को हीट अप करा जाए, गर्मी प्रोवाइड करी जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और कोई भी ऐसी चीज जब हीट अप होने पे जितना हीट उसको चाहिए होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि The melting point of water is 0 degrees Celsius। तो अगर आपको पानी को मेल्ट करवाना है तो 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना। It is the process in which a liquid changes into its solid state on cooling. The temperature at which the liquid changes into the solid is called the freezing point of the liquid. तो फ्रीजिंग में क्या होता है? ऑपोजिट होता है मेल्टिंग का। पानी अगर आप फ्रीजर में रख देंगे तो वो लिक्विड से क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, विच इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर ऑफ लिक्विड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जितने टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज करता है सॉलिड होने के लिए, फ्रीज होने के लिए, वो उस पर्टिकुलर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। देन कम्स योर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि भाप बन के जब कोई चीज चेंज हो जाती है गैसियस फॉर्म में। It is the process in which a liquid changes into its gaseous state. The temperature at which the liquid changes into gas is called the boiling point of the liquid. The boiling point of water is 100 degree Celsius. तो आपका कोई भी लिक्विड जब इवेपोरेट होता है, पानी जो होता है गैस में भी मत रखिए, धूप में रख दीजिए गर्मियों के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे भी। तेज धूप में जब आप पानी को रखेंगे थोड़ी देर के बाद आपको उसका टेम्परेचर हमेशा कम दिखेगा। भरे हुए ग्लास को रखिए, ऊपर रख दीजिए, थोड़ी देर में थोड़ा सा नीचे आपको उसका लेवल दिखेगा। क्यों होता है? गर्मी होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जो पानी होता है इवेपोरेट होता है और गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में भाप बन के उड़ जाता है। अब कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम्स योर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? इसमें भी आपका फ्रीजिंग होता है लेकिन कूल अप होने पे। इट इज द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। तो इसमें क्या होता है? आपका जो गैसियस फॉर्म होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे आपके जो बादल वगैरह बनते हैं वो कंडेंसेशन की वजह से ही आपके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है जो फर्दर बारिश करते हैं। The temperature at which the gas changes back into a liquid is called the condensation point. The boiling point and condensation point of a substance occur at a same temperature. तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है? लिक्विड जो है वो गैस की फॉर्म में चेंज हो गया है। तो कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो उसका कंडेंसेशन पॉइंट होता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो सेम टेम्परेचर होता है। एक्टिविटी। Select words from the list and write them in the correct places. तो नीचे आपके पास लिस्ट है, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, और नीचे ब्लैंक्स हैं। सॉलिड बटर टर्न्स इनटू अ लिक्विड। सॉलिड बटर जो होता है वो लिक्विड में कब होगा? इन पांचों में से या छहों में से कौन सी चीज होगी कि आपका जो सॉलिड बटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा? Water changes into steam. Water kept outside in a saucer on a very hot day disappears.
A cold plate is held near the spout of a boiling kettle. The stem turns into water droplets on the place. Water turns into ice. तो ये आपके अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं. आपको बताना है कि जब चीजें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है. Know it too. A gas can be turned into a liquid by exerting pressure. The gas molecules are tightly squeezed together under pressure. The gas changes to its liquid state. अब गैस जो होती है उसको आपकी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर प्रेशर को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करा जाए तो, क्योंकि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर टाइटली स्क्वीज्ड, पैक्ड नहीं होते हैं बट स्क्वीज्ड होते हैं टाइटली टुगेदर अंडर प्रेशर. जब उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो आपका गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. चेंजेस. Things around us constantly undergo a change. Some changes are temporary while some are permanent and result in formation of a new substance. Two types of changes are physical and chemical change. अब आपके changes constantly आप change हो रहे हैं. Even आप भी पहले इतने थे, इतने हुए, अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं. बाल बड़े होते हैं, nails बड़े होते हैं. आसपास constantly हर चीज almost change होती ही होती है. अब इनमें कुछ टाइप के चेंज आपके ऐसे होते हैं जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि चेंज उसको दोबारा ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं. बट देयर आर फ्यू चेंजेस जो जब बदल दिए जाते हैं तो पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हो जाता है, फिर ओरिजिनल स्टेट पे वो नहीं जा सकते. तो दो टाइप के आपके चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में. अब फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिस तरीके की आपकी बॉडी है या जो भी चीज आपको दिख रही है फिजिकल होती है. एनी चेंज इन मैटर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज अ फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है. तो एनी काइंड ऑफ चेंज विच इज नॉट टर्निंग इनटू अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज अ physical change. It may involve a change in the state of matter and it can usually be reversed. तो ये आपके मैटर को चेंज कर देता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में. पानी ले लीजिए, अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वो स्टेट ऑफ मैटर उसका चेंज हो जाता है बर्फ में, लेकिन इसे आप रिवर्स कर सकते हैं. उसी बर्फ को बाहर ला के रख दीजिए, वो थोड़ी देर में वापस पानी बन जाएगा. तो ये आपका फिजिकल चेंज है और उसको रिवर्स किया जा सकता है. इट इज अ टेम्पररी चेंज. टेम्पररी यानी कि कुछ देर के लिए चेंज रहेगा. यही पानी का एग्जाम्पल, जब तक आपका फ्रिज में रहेगा तब तक आपका जमा रहेगा, बर्फ में रहेगा, बाहर निकाल दीजिए वापस पानी बन जाता है, टेम्पररी है. वाटर लिक्विड ऑन कूलिंग बिकम्स आइस, सॉलिड एंड ऑन हीटिंग बिकम्स स्टीम, गैस. Here, even though the state of water has changed from liquid to solid and liquid to gas, it is still the same. Also, if ice is heated or steam is cooled, we get back water in its original form. तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल वही सेम है पानी का. अगर आप पानी को हीट अप करेंगे वो वेपोरेट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. उसको फ्रीज कर दीजिए तो फ्रीज करके वो बर्फ बन जाता है. अब उनको नॉर्मल ले आइए तो वापस वो पानी के फॉर्म में आ जाएगा. तो फिजिकल चेंज है, रिवर्स हो सकता है. वाटर लिक्विड ऑन कूलिंग बिकम्स आइस, सॉलिड अगेन ऑन हीटिंग बिकम्स स्टीम, गैस. तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है लेकिन रिवर्स कर सकते हैं. नो इट टू. हीटिंग, कूलिंग, इवेपोरेशन, डिसॉल्विंग एटसेट्रा आर सम प्रोसेस दैट रिजल्ट इन फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज के आपके कुछ क्या तरीके हैं. हीट करना, गर्माहट प्रोवाइड करिए. कूलिंग, इवेपोरेशन, डिसॉल्विंग, ये आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं जिसे आप बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं. नाउ कम्स योर केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका यूजुअली रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म आपका हो जाता है. एनी चेंज इन मैटर इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज अ केमिकल चेंज. तो यहां पर आपका एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस नए फॉर्म हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं केमिकल चेंज. इट इज अ परमानेंट चेंज. परमानेंट चेंज मतलब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड. For example, burning of wood is a chemical change because it forms a new substance ash and we cannot get back the wood. तो अगर आप यहाँ पे लकड़ी का एग्जाम्पल लिया गया है, एक लकड़ी को अगर आप जला देंगे तो वो आपका एक केमिकल चेंज है, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. अब उस ऐश से वापस आप लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज है.
लकड़ी को जला के आपका ऐश आपको मिला, बट अब उस ऐश से आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अदर एग्जाम्पल्स आर, keep some iron nails in a damp place, they will get rusted after a few days. The nails cannot be brought back into their original shape. तो आप कुछ nails यानी कि कील लीजिए, लोहे की कील लीजिए, उसको damp cloth यानी कि गीले कपड़े में रख दीजिए, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसमें जंग लग जाएगा। अब ये जंग जो लग जाएगा, इसको आप वापस ओरिजिनल जैसी नई आपकी नेल दिख रही थी उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। दूध होता है, दही में जमाया जाता है, अब उस दही को वापस आप दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक केमिकल चेंज है, यानी कि परमानेंट। अब दूध से दही बना दी तो दही खाइए, दूध वापस इससे तो नहीं मिलने वाला। एक्टिविटी, राइट P अगेंस्ट द फिजिकल चेंज एंड C अगेंस्ट द केमिकल चेंज। तो नीचे बहुत सारे अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं। फिजिकल यानी कि आपके, अभी हमने दोबारा मैं आपको बता दे रही हूँ, फिजिकल चेंज का मतलब होता है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। दूसरा आपका केमिकल चेंज है, जहां पर आपके एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं, परमानेंट चेंज ये होता है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, हीटिंग वैक्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेस्टिंग फूड, टर्निंग मिल्क टू कर्ड, राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, ड्राइंग क्लोथ्स इन द सन, मेल्टिंग ऑफ बटर, बेकिंग अ केक, कटिंग वेजिटेबल्स, बर्निंग अ मैच। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे से आपको भी समझाया गया है कि कौन से टाइप के चेंजेस में क्या क्या होता है। आपको देखकर सोच समझ के बताना है कौन से फिजिकल चेंज है, कौन से केमिकल चेंजेस हैं। एक्टिविटी, studying a candle flame. Materials required: a small candle, a saucer, a candle stand, matches, glass or candle stand. Place an inverted glass over it. What happens? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका कैंडल की फ्लेम, आग होती है, उसको स्टडी आप करेंगे। तो आपको एक छोटी सी कैंडल चाहिए, एक सॉसर या फिर एक कैंडल स्टैंड चाहिए, मैचेस यानी कि माचिस चाहिए, ग्लास चाहिए, कैंडल स्टैंड चाहिए, और एक ग्लास को उल्टा करके आप उस कैंडल के ऊपर रख दीजिए। अब क्या होगा? Do you notice a liquid that condenses on the side of the glass? What is it? Why did the candle go out? तो जैसे ही आप इस ग्लास को कैंडल के ऊपर रखेंगे, धीरे धीरे आपको धुंधलापन दिखाई देने लग जाएगा ग्लास की सरफेस पे, और थोड़ी देर के बाद आपकी कैंडल बुझ जाएगी। अब ये क्यों हुआ है? List the changes that you see and identify them as physical and chemical changes. Light the candle again. Do not place inverted glass over it. अब दोबारा से आप कैंडल जलाइए, ग्लास को मत रखिए और देखिए क्या चेंज हुआ है। A, why does this candle not go out? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आपने ग्लास रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई, इसीलिए आपकी कैंडल बुझ गई थी। अगर आप अपने कैंडल के ऊपर ग्लास को नहीं रखेंगे तो एयर में ऑक्सीजन कैंडल लेता रहेगा और उसकी फ्लेम जलती रहेगी। B, what happens to the wax to make it run down and side of the candle? तो जलते जलते आप साइड में देखेंगे वैक्स गिरती रहती है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, जैसे जितना जलेगी उतना इसका ये कैंडल का वैक्स भी नीचे मेल्ट होता रहेगा। बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि वैक्स मेल्ट हो जाता है, जैसे जैसे मेल्ट होगा अलग अलग पोजिशन में वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा। C, what happens to the wax to make it stop running? अब ये बंद हो, ये रन होना बंद हो, उसके लिए क्या करना है? कैंडल को बुझा दीजिए। D, look at the wick carefully. Do you notice a change there? wick यानी कि टॉप पे देखिए, क्या आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है? E, what type of change take place when a candle burns? अब कैंडल बर्न होती है, किस तरीके का आपका चेंज होता है, फिजिकल या फिर केमिकल? अब फिजिकल क्या होता है? टेम्पररी होता है, पुराने स्टेट में जा सकता है, लेकिन कैंडल को जला के वापस बड़ा कर सकते हैं आप? नहीं। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। डिस्कस दीज विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ये सारे क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए और बताइए ये किस तरीके का चेंज है। कीप इन माइंड, matter, a substance which has weight and occupies the space. Molecules, the tiny units that are not visible to the naked eyes. Intermolecular force, force exerted between molecules of matter. Melting, the process in which a solid changes into a liquid state. Freezing, the process in which a liquid changes into solid state. Condensation, the process in which a gas changes into its liquid state on cooling.
Physical changes, any change in which no new substance is formed. Chemical change, any change in which one or more substances are formed. तो मैटर क्या है? जिसमें वेट है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. सिंपली किसी चीज में वजन है, जगह घेर रही है, तो वो मैटर है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब जो आपके मैटर्स होते हैं उसके बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइनीएस्ट पार्टिकल्स ऑफ योर मैटर, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है, उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये आपकी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देता है. दो टाइप के आपके चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल आपके टेम्पररी चेंजेस होते हैं, रिवर्स आप कर सकते हैं. केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, इनको रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं, नए सब्सटेंसेस इसमें फॉर्म हो जाते हैं. रैप इट अप. Matter is something that has mass and occupies space. Matter exists in three states: solids, liquids, and gases. Matter can change from one state to another. No new substance is produced in a physical change. One or more new substances are produced in chemical change. तो matter जो होता है, anything that has mass यानी कि weight and occupies space is known as matter. मैटर आपकी तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है. दो टाइप के आपके चेंजेस होते हैं. फिजिकल चेंजेस में आपके कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है. केमिकल चेंजेस में आपके एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बन सकते हैं और ये आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जो एक्सरसाइजेस है आपको खुद से प्रैक्टिस करिए.